हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। सो गाइस, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 के क्वेश्चंस को। आज के सेशन में हमारे 80 क्वेश्चंस लगभग होने वाले हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है इस सेशन में। इसके अलावा इसमें मैथ और रीजनिंग के इसके और इंग्लिश के भी क्वेश्चन को पूरी तरह से इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी टू मॉडरेट हैं। आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं पैट के, और जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है ना वो जीके, जीएस के और करंट अफेयर्स के आते हैं। उनमें से भी अगर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो उन बेसिक क्वेश्चंस को हमने इस लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके अलावा इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को भी हमने इसमें इंक्लूड किया गया है पूरी तरह से। सो गाइस, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आपका सेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला पढ़ रहे होंगे। शुरुआत में हिंदी के क्वेश्चन गाइस दिए गए हैं। आपका जो भी स्कोर हो हमें स्कोर बताएं। और गाइस बहुत ही फास्टली क्लास करेंगे, सिर्फ आंसर ही बताएंगे, हम आपको कोई डिटेल में क्लास में बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। सो क्वेश्चन है, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का घोड़ा हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना, आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है अगला, हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, ठठेरा शब्द का ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरिन। ठठेरिन नहीं होगा, आंसर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो वो हो जाएगा सहायता, आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक की बर्तनी अशुद्ध है। तो सुश्रु सही लिखा है, सुश्रु गलत लिखा है, वेशभूषा सही लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, मनीषा बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो गलत लिखा है वो सुश्रूषा गलत लिखा है, क्योंकि ये शुश्रूषा होता है। आंसर यहाँ पर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, इसकी शुद्ध बर्तनी नहीं है। क्वेश्चन अगला है, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता था। तो गुप्तकालीन शासक थे जिनको कविराज कहा जाता था, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त देखिए कहाँ पर है, तो सी में दिए गए हुए हैं, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है नेक्स्ट गाइस, कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर बहुत बकवास लग रहा है मुझे ये। क्वेश्चन में ये ले लेती हूँ ग्रीन कलर। ओके, सो इनमें क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210-11 के अराउंड में हुई थी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। सो क्वेश्चन अगला है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। तो वो है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और विधवा पुनर्विवाह शुरुआत करवाई थी। तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। तो वो थे दादा भाई नौरोजी जी हमारे, यानी कि आप डी में देख पा रहे हो, डी इज करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र पहला समाचार पत्र जो है ना वो कौन सा था। तो द बंगाल गजट समाचार पत्र का नाम था। आप ए में देख पा रहे होंगे, ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना मैं आपको बता दूं, सरस्वती दयानंद जी ने की थी। देखिए कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आंसर डी में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन डी में दयानंद सरस्वती जी लिखे हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही। अगला है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक कौन थे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपने अगर बताया है तो आंसर इसका आपने बता दिया है, तो आंसर बताइए क्या है। तो आंसर अगर आपने लगाया है सी यानी कि स्वामी विवेकानंद, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी थे, और वो अध्यक्ष पहले बने थे। और कांग्रेस को बनाने में हमारी सहायता किसने की थी, तो ए हुम जी ने की थी। आंसर फिलहाल इसका बी बिल्कुल सही होने वाला है। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया। तो 1905 में, आप सबको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 लिख कितना दिया मैंने, 1905, तो 1905 में ए में दिख रहा है, तो ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम
राज्य सीमा को छूता है तो वो अपना उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर डी इसमें बिल्कुल सही कर देंगे कि इसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा किसके साथ लगती है? तो हमारी भारत और चाइना के साथ लगती है। आंसर ए ही इसका बिल्कुल सही होने वाला है। मैकमोहन यानी कि मैकमोहन, हमारी मैकमोहन इनसे मतलब हमारा मोह कोई भी नहीं है, लेकिन रेखा हमारी मैकमोहन है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन जी को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यही वाइट रेवोल्यूशन लेकर आए थे इंडिया में। वाइट रेवोल्यूशन को भी मतलब मिल्क से रिलेटेड है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां शामिल हैं? तो गंगा यमुना तो है ही है, इसके अलावा सरस्वती तो अब है नहीं, ताप्ती है नहीं, गंगा यमुना, हाँ सरस्वती तो है ही, सरस्वती ही बोलते हैं उनको, गंगा यमुना सरस्वती। आंसर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला, क्योंकि ताप्ती नर्मदा सिंधु तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। साथियों, अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको यूपीएससी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई है। और हमेशा साथियों यूपीएससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए, 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से, तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है। यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 साथियों 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है, एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी? तो वुलर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, यानी कि फिलहाल आंसर इसका जो है ना वो हो जाएगा 1991। आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की शुरुआत 1991 में हुई थी। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से आया? तो वो आया था स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का काम तो बॉम्बे प्लान से, या किसानों द्वारा की गई मांग से, कामगारों संघ के द्वारा, या भारतीयों के भविष्य के संबंध में। तो देखिए कहाँ से ये मांग की शुरुआत हुई थी, देख लेते हैं। नेक्स्ट वो ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन ये आप बताइए गाइस। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या है आंसर? तो आपने लगाया अगर बॉम्बे प्लान, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉम्बे प्लान से हमारे यहाँ पर प्लानिंग जो है ना बनाने शुरुआत की गई थी। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो वो हमारा एटीएम है, एटीएम कार्ड को, यानी क्रेडिट कार्ड को, तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, और एटीएम कार्ड को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, और एटीएम जो क्रेडिट कार्ड होता है जिससे लोन वगैरह लेते हैं वो होता है क्रेडिट कार्ड, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कार्ड, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार द्वारा साहूकार कहा जाता है, कब स्थापित की गई थी? 1935 में स्थापित की गई। 1935 मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप देख पा रहे होंगे, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना से चुना है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। जीएसटी
राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। अरे गलत है भाई, राज्य सरकार जो स्टेट जीएसटी होती है वो राज्य सरकार बिल्कुल कलेक्ट करती है। फ्रांस जीएसटी तो इसका आंसर भी सही गलत पूछा गया ना, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, कि यही गलत है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला है बी आर अम्बेडकर। एक मिनट कुछ देख लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो कानून मंत्री थे, आंसर इसका बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं फास्ट ही करा रही हूँ, बिल्कुल फास्ट ही करा रही हूँ, मैं आपकी स्पीड बढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इसका। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बताइए कौन थे, तो वो थे वी एन राव, आंसर आपका सी होने वाला है, सही, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे, फिलहाल 6 रह गए हैं, जो कि संपत्ति का अधिकार है ना, उसको अब मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, आंसर डी इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, तो वो था 44वां संविधान संशोधन। गाइज मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, अगर आपको आंसर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 42 और 44 संशोधन पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको ना पता हो, तो अगर रिस्क लेना चाहें तो क्या करें, अगर कुछ मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस संशोधन द्वारा ऐसी चीज़ जोड़ी गई, तो जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर कुछ कहे कि हटाया गया है, तो आप 44वें संविधान संशोधन को लगा के आ जाना, हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और कुछ निकाली गई थी, तो हटाई गई थी, तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाई गई थी। तो फिलहाल इसका आंसर जो है ना वो हटाने की बात कही है, तो बी में हटाया गया था, संपत्ति के जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार कर दिया गया था, आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति में निहित होती है, आंसर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो वो थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम बोलते हैं, जिसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, 18 तत्व हैं, जो कि मेंडलीफ ने इस सारणी को तैयार किया था, आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो वो होता है तिलचट्टे का जो ब्लड होता है वो व्हाइट होता है, आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए होता है, यार कितनी बार पूछोगे क्वेश्चन, आंसर बी बिल्कुल इसका सही होने वाला है, विटामिन ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश 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 की मौजूदगी में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण किसकी मौजूदगी में होता है, तो क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य की रोशनी होनी चाहिए, तो इनकी अगर मौजूदगी होगी तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। अगर आपने आंसर दिया है बी, तो आपने बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन गाइज है, कौन से कोशिका अंग को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है, तो लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, किसको हाउसकीपर कहा जाता है, हाउसकीपर मतलब सफाई करने वाला, तो वो कहते हैं लाइसोसोम को, और लाइसोसोम वो जो है ना इसको सोसाइटल भी कहा जाता है, मतलब एक खुद सोसाइटल की आत्महत्या करने वाली सेल होती है लाइसोसोम, जो कि सेल के अंदर ही पाई जाती हैं, आंसर सी बिल्कुल, आंसर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में बता दूँ आपको, जब हमारे कहीं चोट लगती है ना, तो चोट जो हमारी धीरे धीरे ठीक रही होती है, जिससे पस निकलता है जो वाइट कलर का वो लाइसोसोम ही, वो ऐसे सेल होते हैं जो अपने आप को मार रहे होते हैं, यानी कि बाहरी जर्म्स को बचाने के लिए वो खुद को मार देते हैं, तो लाइसोसोम ही होते हैं जिनको हाउसकीपर या फिर आत्मघाती सेल कहते हैं, आंसर ये बिल्कुल सही है। सो अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, तो मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, गाया कहाँ गया, तो कलकत्ता में। कब गाया गया, तो 1896 में, आंसर इसका सी होने वाला है, बिल्कुल सही। अगला है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है, मिंजर मेला किस राज्य का है, इसका आंसर अगर आपने दिया है सी यानी कि हिमाचल प्रदेश, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर सी इसका बिल्कुल सही है, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, जरा बताइए कहाँ पर है, तो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर आपने अगर लगाया है आंसर डी, तो बिल्कुल सही लगाया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, डी बिल्कुल सही होने वाला है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप कर्नाटक में लगा के आएंगे, और बांधवगढ़ पूछा जाए आपसे, बांधवगढ़
गढ़ तो वो आप मध्य प्रदेश में लगा के आएंगे, और बांदीपुरा तो वो कर्नाटका में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बांधवगढ़ पूछा जाए तो मध्य प्रदेश लगा के आना, और बांदीपुर पूछा जाए तो कर्नाटक लगा के आना। आंसर फिलहाल इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला देखते हैं, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो बताइए किस देश की मुद्रा है रियाल? रियाल जो है ना वो ब्राजील की मुद्रा है। ये भी मैं आपके अपने सेशन में कई बार बता चुकी हूँ। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। गाइज आपका जो भी स्कोर हो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना स्कोर चेक करते रहें कि आप इस सेशन में कितने सही कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेसिक है और यही तो पूछे जाने वाले हैं। कौन सा आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आईएएस का एग्जाम नहीं है जो बहुत ही टफ पूछे जाएंगे, यही बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। सो क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो पेशो है, रुपया है, दिनार है, यूरो। मैं आपको बता दूं, जो यूरोप की जो भी कंट्री है ना, यूरोप की जो भी कंट्री है उनकी कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, यूरो। अगर कोई भी यूरोप की कंट्री पूछ ली जाए और उसकी करेंसी पूछी जाए तो आप यूरो ही लगा के आना, क्योंकि उनकी कॉमन करेंसी है यूरो। सो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सरयू जो है ना वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। आंसर इसका फिलहाल सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो गाइस वो है अपना प्यारा कानपुर। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर को चौराहा कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होने वाला है। सुल्तान जोहोर कप डैश 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 के साथ जुड़ा हुआ है? तो हॉकी से जुड़ा हुआ। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में आते हैं, मतलब बिलियनियर्स में सूची में आ गए हैं? तो वो हैं गूगल के जो सीईओ हैं। आप देखना भाई बिल्कुल एकदम यंग पर्सन है और ये बिलियनियर्स में आ रहे की लिस्ट में आ गए हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही होने वाला है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, इसको डिटेल में थोड़ा बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा इन्होंने पदक जीता है? तो वैष्णवी अदकर ने जो पदक जीता है वो उनका है, पदक का नाम क्या नाम है? तो यहाँ पर स्वर्ण लिखा है, सोने का तो नहीं है, कांस्य। हाँ बिल्कुल कांस्य पदक जीता है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए। देखो यहाँ पर उनके बारे में लिखा है थोड़ा, ठीक है, तो डिटेल से जो भी है लिखा है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, हाल ही में आषाढ़ी तिरुवथिरु उत्सव कहाँ मनाया गया? ये साउथ इंडिया के शब्द हैं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में इनमें दिक्कत होती है क्योंकि वही लोग प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं अच्छे से। आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो ये जो त्यौहार है ना वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंसर इसका डी सी होने वाला है, सही सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा आपके लिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं? तो 60 साल हमारे पूरे हुए हैं मालदीव के साथ। आंसर आपने लगाया है बी, तो बिल्कुल सही लगाया है, मालदीव के साथ हमारे 60 साल पूरे हो गए हैं, जो कि हमारे राजनयिक संबंध यानी कि एम्बेसी के संबंध है। आंसर बी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? तो वो यह है यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है? तो किस देश को हम देंगे? तो वो हम देंगे वीज़ा, मतलब जो नागरिकों को फ्री वीज़ा देंगे तो वो देंगे हम क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा, अच्छा वो टूर पर आ सकते हैं हमारे यहाँ पर, तो हमने चाइना के लिए अलाउ कर दिया है कि आप टूर पर आ सकते हैं, आप इसके लिए आप वीज़ा अलाउ कर देंगे, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो बताइए किस राज्य ने ऐसा किया है? तो वो किया है राजस्थान ने कहा है कि जो भी शहीद हुए हैं, कारगिल शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में हम शौर्य वाटिका स्थापित करेंगे। आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो वो कौन सी राज्य है? तो वो है राज्य अपना, गोवा तो दिया ही नहीं गया है, कौन सा राज्य है इसमें वो असम है ना। विदेशी ये योजना है ना, हाँ बिल्कुल असम ने शुरू की है। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, असम ने योजना बिल्कुल शुरू की है। देखिए आप लिखा भी है, असम ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ये जो ना योजना लेकर आए हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी। सो क्वेश्चन अगला है,
क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया है? तो वो वेस्ट इंडीज़ के हैं। वेस्ट इंडीज़ के हैं जो खिलाड़ी, उन्होंने सभी मतलब जो भी स्पोर्ट्स हैं उनसे संन्यास ले लिया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिशन का अपना लक्ष्य हासिल किया हुआ है? तो हमारे प्यारे भारत ने, हमने 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स कर लिया है। और ये पता है किस ओर ले जाता है, हमें जीरो एमिशन की ओर ले जाता है कि ताकि हम पोल्यूशन कम कर सकें। सो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे होगा? तो धन से नहीं, राजा से नहीं, मुद्रा से नहीं, धातु से। आपको पता है स्वेटर किससे बनाया जाता है? तो ऊन से बनाया जाता है। और सिक्का किससे बनता है? तो जो है ना, धातु से बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पूछा गया, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि इसमें से जो स्थान, जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है, इस पर क्या आ सकता है? तो देखते हैं। 3, 15, 60, 180। आप देख रहे हैं, ऐसे देखिए, देखो 3 × 5 करेंगे, 3 पंचे 15 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चक्कू 60 होता है ना। ओके ठीक, इसके मतलब 5 4 का सीरीज बन रहा है। तो 60 × 3 करके देखते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही सीरीज बन रहा है। 180 हो जाएगा। अब आ जाएगा, देखो 5 से किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया। अब 180 में किससे करेंगे? तो 180 में हमें करना चाहिए 2 से। 18 दूनी 36 होता है, 360 इसका आंसर आना चाहिए। तो 360 आप देख पा रहे हैं सी में, बिल्कुल सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए। क्वेश्चन देखें आप, इसे पूछा गया है 6 कभी कितने हैं? 6 हैं। ABCDEF, तो इनको बैठाना है। और बैठे कैसे हैं? एक घेरे में बैठे हुए हैं, एक घेरे में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर। अच्छा, मुंह इनका किसकी तरफ है? तो केंद्र की तरफ है। तो देखिए आप ऐसे करिए, इसको यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। देखिए काश, ये है हमारा सर्कल, ठीक है। और 6 लोग बैठे हैं, तो आप क्या करें, इनको ऐसे कर लें। 4 हो गए और 6 हो गए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो बी होती है ना, बी फॉर बॉय वाली, ये बायां होती है। इस साइड अगर कोई चीज़ है, अपना हाथ का वी बनाएं। ये जो बी होती है, इस साइड को बायां बोलते हैं, और इस साइड को आप डी फॉर दायां। डी फॉर दायां। अगर जो चीज़ इधर के लिए होगी वो होगी दायां, और इधर के लिए जो होगी वो होगी बायां। आप बायां दायां में कभी कंफ्यूज हो तो इस चीज़ को याद कर लें, ठीक है। ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। अब हम देखते हैं इन लोगों को बैठाते हैं, कैसे बैठे हैं। ए ई के सामने बैठा है, ठीक है। हम कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर लेते हैं दूसरा। ये ले लिया हमने कलर, थोड़ा अलग लेते हैं ना, ठीक है। जल्दी करते हैं थोड़ा। ए ई के सामने बैठा है, हमने ए अगर यहाँ पे बैठाया है तो ई जस्ट इसके सामने बैठा देते हैं, कोई इशू नहीं है, बैठा दिया, ठीक है। फिर कहता है एफ जो है ना, ई के पास में बैठा है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं किस साइड में बैठा है। एफ या तो यहाँ पर आएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है, हम छोड़ देते हैं उसको। बोलता है ए सी के पास में बैठा है। ए जो है ना वो सी के पास में बैठा है, तो सी या तो यहाँ पर आएगा या तो सी यहाँ पर आएगा। और जो ई एफ है ना, या तो यहाँ पर आएगा या तो एफ यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। आप डी से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। बी डी के ठीक दाएं बैठा है। जो बी जो है ना वो डी के, अभी हमें डी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो डी देखते हैं पहले कहाँ पर। जो बी है ना वो डी के ठीक दाएं बैठा है। सी बी के सामने बैठा है। सी जो है ना वो बी के सामने बैठा है। अगर मैंने सी यहाँ पर बैठा दिया है, तो यहाँ पर इसके सामने कौन आ जाएगा? यहाँ पर मैं बी बैठा देती हूँ, ठीक है। सामने देख लेते हैं इसको करके क्या जाता है। सी के सामने बैठा है अपना बी, बैठा दिया हमने, ठीक है। फिर कहता है बी डी के ठीक दाएं बैठा है। जो बी है ना वो बी डी के ठीक दाएं, तो दाएं उसका, हाँ यहाँ पर बिल्कुल डी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डी रखूँ, देखिए आप, अगर यहाँ पर डी रख दूँ तो डी का दायां क्या होगा? आप बताइए। डी का दायां इधर होगा। आप इससे भी डिलीट कर सकते हैं। देखो ये दायां हो गया, इसका दायां ये हो जाएगा, इसका दायां बिंदु लगा लीजिए, दायां ये हो जाएगा, इसका दायां ये हो जाएगा, इसका दायां ये हो जाएगा, इसका दायां ये हो जाएगा। अगर मैं डी यहाँ पे बैठाती हूँ, डी वाला ये वाला सेशन है, तो डी का दायां क्या है? तो बी है, बी बैठा है ना। तो बताया भी गया है कि बी जो है ना डी के दाएं ठीक बैठा है। ओके, अब बचा हमारा एफ है ना, तो अब बताया था कि के पास बैठा, तो एफ हमारा यहीं पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया है।
अब गाइस याद रखना, देखो आप क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया बी के क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या है, बी के बाएं 5वें स्थान पर, ओफो कलर एकदम मैशअप हो रहा है एकदम। पूछा गया है आपसे बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो आप बी देखिए कहाँ पर है, बी है यहाँ पर, बी का बायां किधर जाएगा, तो यहाँ इधर तो साइड में, इस साइड में तो बी का दायां है, तो बायां इधर गिनेंगे ना 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर कौन आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। आंसर हमारा ई होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो देखते हैं ई है, ई हाँ बिल्कुल, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डी सही हो जाएगा, सही बिल्कुल होने वाला है। आप हमेशा याद रखें, एक सर्कल ऐसे बना लिया करें और फिर उसमें बायां और दायां पहले ही इंडिकेट कर दें। जैसे कि ये साइड जो है ना हमेशा दाएं की होती है, तो ये दायां इसका हो जाएगा, 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 तो ऑब्वियसली से उधर वाला बायां हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं थोड़ा जल्दी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में ज़ॉम्बी को BE कुछ इस प्रकार का लिखा गया है और फ्लैक्स को ऐसे लिखा गया है, तो प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, तो देखते हैं कैसे लिखना है। थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ओके, देखिए ज़ॉम्बी को अगर हम देखें तो ZOMBIE, इसको जब इन्होंने कन्वर्ट किया तो क्या इन्होंने किया, पहले B किया, ठीक है, फिर इन्होंने E किया, I किया। मुझे तो एक सीरीज़ दिख गई है, आप लोगों को दिख पाई, बताऊं क्या है, ये है कि जो ABCD में सीरीज़ होती है ना, AB के बाद C आता है, कि तो इन्हें बताया, इन्होंने नंबर लगाया है श्रृंखला में कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो देखिए ज़ॉम्बी में B सबसे पहले आता है ना ABCD में, तो ABCD में B आया, उसके बाद में E आता है, फिर I आता है, M आता है, इस तरह से इन्होंने लगाया है। तो हम फ्लैक्स का भी देख लेते हैं। देखिए फ्लैक्स में FLEX लिखा है, तो इन्होंने E सबसे पहले लिखा, क्योंकि E जो है ना ABCD में सबसे पहले आता है, फिर F आता है, L आता है, फिर X आता है। तो ठीक, हम प्रोडक्ट में ऐसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आ सकता है, पहले आ सकता है C, तो C लगा देंगे, फिर इसके बाद में D आ सकता है, D आएगा, ठीक है। फिर D के बाद में क्या आ सकता है, ABCDEFGHO, ABCDEFGHO, O आएगा ना, तो ABCDEFGHGHIJKLMNO PQR, यस तो है नहीं, T, तो ये कुछ है बनने वाला है, यानी कि CDO किस में लिखा है, CDO इसमें लिखा है, तो ये हो सकता है CDO इसमें नहीं लिखा है, MNOP, हाँ ये CDO इसमें लिखा हुआ है। तो CDO वाले कितने हमारे पास हैं, CDO इसमें या तो ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, CDO ये तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन सा होगा, देखो C के बाद D आता है, O आता है, MNOP आता है, PQR आता है, फिर T आता है, फिर UN। आंसर यही होना चाहिए, आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश में लिखे हैं उसी प्रकार देखना है हमें, ठीक है। देखते हैं, देखो आप कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, देखो T कॉमन है, T कॉमन है, T कॉमन, तो हम देखेंगे ही नहीं इसको। A कॉमन है, A कॉमन है, A कॉमन है, A कॉमन है, देखेंगे नहीं है। M भी कॉमन है, M कॉमन है, नहीं देख रहे हैं हम। A भी कॉमन है, A। अब आगे से चेंज हुए हैं शब्द, तो जो ABCD में सबसे पहले आता है उसको हम लेंगे। तो यल आता है पहले, नहीं यल से पहले G आ जाता है, G के बाद खैर R आता है, तो ये तो नहीं होगा। R सेम हो गए, तो इन दोनों में से तो कोई एक आने वाला है। B सबसे पहले B आता है, देखो B के बाद ही आता है ना, B के बाद G आएगा, फिर L आएगा, फिर R आएगा, इस प्रकार। तो पहले आने वाला है आपका 5, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं 5 सबसे पहले किस में है, तो 5, अरे वाह आंसर तुम्हें मिल गया। 5 शुरुआत में एक में ही है, D में ही है, देख लीजिए आप करते रहना, आप आंसर अपना, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करें। 5 शुरुआत में एक में ही मिल गया ना, अगर कोई और 5 शुरुआत में होता तो हम आगे चेक भी करते। हमें 5 पहले मिल गया, 5 के बाद 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आंसर हमारा D बिल्कुल सही हो जाएगा, D इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, पूछा गया इन्होंने, क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपये से घटाकर 1264 कर दिया, ठीक है। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान, अच्छा 2 स्थानों तक सही ज्ञात करना है। देखो क्या हुआ, एक आप ऐसे मानिए एक स्वेटर था, उसका जो
वैल्यू थी, मतलब कॉस्ट प्राइस था 2200, लेकिन जो मतलब उसका बिक नहीं रहा था, ठीक है, किसी दुकानदार का। तो उस जब सर्दियाँ आई तो उसने कितने में कर दिया, उसका 2264 में कर दिया, ठीक है। तो उसने कितना माइनस कर दिया, उसने माइनस कर दिया है, वो हो जाएगा आपका, देखो 12 में से 8 गए तो वो बचेंगे आपके 12 में से 4 गए तो 8 बच जाएंगे, ये बचेंगे आपके 158 उसने 158 रुपीज़ का जो है ना वो लॉस सहन किया है। तो किस पर किया है, तो 158 रुपीज़ का लॉस उसने कितने पर लॉस किया है, तो 1422 पर किया है। इंटू 100 लगा देंगे, अपने आप परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अपने एग्ज़ाम को ही देखिए ना, क्या है, हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारा स्कोर टोटल होता है 600 का। जब भी आप 10th 12th में होते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे नंबर कितने आए हैं। नंबर मान लिया हमारे आए हैं 300, तो हम क्या करते हैं, 300 ऊपर रखते हैं, नीचे 600 रखते हैं और डिवाइड इंटू 100 कर देते हैं। ऐसे निकालते हैं ना अपना स्कोर, 6 पंचे 30 कर देते हैं, हम कहते हैं हमारी 50% आ गई, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही हुआ है कि उसने 1422 में से उसने 158 जो है ना लेस कर दिए हैं। तो और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तब इसको हमारा टोटल इक्वल्स टू निकल, काटते रहना आप, मैं काट के नहीं दे सकती आपको क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो 11.11% इसका आंसर आने वाला है, 11.11%। आप इसको काटते रहना, कट जाएगा ईजिली। सो इसका आंसर होने वाला है 11.11%। तो आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, ठीक है, थोड़ा हाँ ठीक है, यहीं से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 100 छात्र थे इनका एवरेज था 80, तो टोटल कितने हो जाएंगे 800। भाई 100 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब एक छात्र के नंबर अगर मान लिया 8 आए, मतलब 8 आए हैं, तो 10 छात्र कितने हो जाएंगे, तो इंटू कर देंगे उसमें। तो 100 छात्रों के अगर एवरेज हम 80 है तो टोटल कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 क्यों होगा, 8000 नहीं होगा, 8000 होगा, क्योंकि 100 की जब हम 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 होने वाला है। फिर कहते हैं वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत का एवरेज इतना है। तो शुरुआत के जो ऊपर के शीर्ष 15 छात्र हैं ना, 15 छात्र, इनका एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज है 84। तो 84 का जब आप 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाने वाला है, 84 का 15 मल्टीप्लाई करके आपका होने वाला है कितना, कर लीजिए, जब आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 15 चक्कू ये आपका 1260 के करीब बनेगा जाके, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई, आप अपना करते रहना। जब 15 का एवरेज 84 है तो इसका टोटल होगा 1260। फिर कहते हैं नीचे से जो 15 हैं उनका एवरेज है 74। तो जो नीचे का जो उनका एवरेज 74 है, इनका टोटल हो जाएगा जाके 1110, ठीक है, इनका टोटल 1110 हो जाएगा। अब देखो ये 15 हो गए छात्र और ये 15 छात्र हो गए, छात्र कितने हो गए टोटल 30, और 30 छात्रों के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो आप इनको जोड़ लीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 यानी कि 2 हो जाएगा। 30 छात्रों का जो टोटल है वो है 2370 और टोटल छात्र कितने हैं 80 हैं। अब 30 का हमें पता चल गया है, छात्र कितने बचे, तो बचे हैं 70 और 70 का हमें एवरेज निकालना है। तो 70 का हमें एवरेज निकालना है तो 70 नीचे रखने पड़ेंगे और निकलेगा कितना। अब देखो हम 30 का 100 में से निकाल देंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि 30 का तो हम निकाल चुके हैं, अब बचेगा हमारे 70 का ही निकालना है। तो 100 जो 8000 हमारे 100 वाले टोटल में से टोटल कितना हमारा है 8000। तो हम क्या करेंगे, पेन नहीं चलता एक तो है, 8000 माइनस ये 30 वाले निकाल लेंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इनका नंबर पता ही है हमें, ठीक है। तो एवरेज पूछा गया है तो निकालते हैं। तो 10 में से 0 में 0 गया, 0 बचा, 10 में से 7 गए, 3 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और नहीं हाँ 8 में से कितना 2 गया तो 6 बचा ना, 6 बचा, और यहाँ पर बचेगा आपका 5, कुछ इस प्रकार इतना बचेगा जाके आपका, ठीक है। तो आंसर नीचे 70। अब 70 से जब आप 70 काटेंगे तो आपका एवरेज निकलेगा जाके 80.4
3, यानी कि 80.43 जो है ना वो ये इसका एवरेज निकलने वाला है 70 बच्चों का। और उन्होंने पूछा भी वही है, जो शेष बच्चे बचे हैं ना उनका औसत बताओ। उनका औसत भी बताना है, तो हमने बता दिया है क्योंकि 70 बच्चे बचे थे, उनका औसत हमें निकल गया है 80.43। तो देखते कहाँ पर आंसर है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट हियर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। 1 मिनट में क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आप देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। एक संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से पढ़िए, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 100 मान लेती हूँ, तीसरी को मैंने 100 कर दिया। अभी अगर पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, मतलब 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो 130 हो जाएगा। फिर कहता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है, यानी कि जो दूसरी संख्या है ना, नहीं कम है, यहाँ पर देखिए, सॉरी गलत मत पढ़ लेना, तो यहाँ पर देखिए आप, ये कम है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है। अब जब 100 का 40% आप कम करेंगे तो 60 बचेगा, तो ये हो जाएगी 60 आपकी, ये हो जाएगी 60 इसका हो जाएगा। तो हमें मिल गई तीनों संख्याएं। पूछा क्या गया, इन्होंने पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या से अच्छा योग अनुपात पूछा है। इन्होंने पूछा है आपसे कि ये जो पहली संख्या है इसका अनुपात किसके साथ बताना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनके योग से। ओके, तो देखते हैं पहली और दूसरी का योग कितना हो गया है, यानी कि 130 और 160 190 हो गया, और पहली संख्या कितनी है, तो 130 है। अब इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 13:19। देखिए आंसर में क्या दिया गया, 13:19। 13:19 कहीं लिखा, हाँ ये पहले तो में है, देखिए 13:19 ये तो लिखा है, ये लिखा है। इसको चाहे आप ऐसे लिख दें, बात तो वही हो जाएगी, 13:19 लिख दें, 13=19 लिख दें, या फिर 13/19 लिख दें। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो वही है। आंसर ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर होता है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। क्या करता है, उसने पहले तो 15% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 15% ये प्रॉफिट पर उसने क्या किया था, खरीद लिया था। अब थोड़ा दिमाग चलाइए, आप दुकान पर गए, आपने कोई चीज़ 15% पर मतलब प्रॉफिट पर खरीद ली, उसको 100 की चीज़ थी, आपने 115 में खरीद ली। फिर आप आगे गए, आपने क्या करा, 5% हानि देकर उसको बेच दिया। टोटल आपका कितना हो गया, हानि तो आपकी कितनी हो, तो आपको इसमें लॉस पैसे, आपको तो लॉस क्या हुआ, आपको 10% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। लाभ कितना होगा आपका, तो 10% होगा, और 10% कितने के बराबर आएगा आपको वो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर इन्होंने अंतर जो है ना, देखो बेचने का अंतर ये है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है और इनका अंतर 40 हो जाएगा, यानी 15 जो है ना और प्लस 5 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 140। ठीक है, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20% का इक्वल्स टू है हमारे पास 140। ठीक है, 140, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% इक्वल्स टू 20 सत्ते 140 होता है ना, 7 आ जाएगी। अब हमें 1% की वैल्यू मिल गई, अब हम 10% की निकाल सकते हैं ना इजीली, कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई। 10% इक्वल्स टू 7 × 10, तो हो जाएगी 70 हो जाएगी। देखिए आंसर में कहाँ है 70 लिखा, आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसको लाभ कितने का हुआ, तो आपका उसको 70 का लाभ हो गया है। आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दी गई हुई हैं, 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं। ओके, इनका महत्व तो समापवर्तक HCF यानी कि 6 है। आपको पता है कि कोई भी संख्या हो अगर वो दी हुई है तो
उसमें जो ना जो ये HCF जो है ना वो कॉमन होता है। तो इन तीनों संख्या को योग कितना होगा? ठीक है, हम निकाल देते हैं। देखिए आपको पता है कि संख्याएँ कितनी हैं, मान लिया A अनुपात B अनुपात C अनुपात कितना है 4 अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात, ठीक है। तो इनका पूछा HCF, तो HCF जो है ना इनमें कॉमन है, कॉमन होता है 6, इनकी सब में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनमें 6 सब में आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेंगे और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल आएगा हमारा, यानी कि 4 + 3 + 7 इंटू, डिटेल में आपको समझाऊँ मैं लेकिन टाइम जाएगा। अभी आपको मैं आपका मतलब माइंड जो ना रिकैप करवा रही हूँ। पहले आपने पढ़ लिया होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा, अब रिकैप करवा रही हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 इंटू 6 तो आपका कितना हो जाएगा 14 इंटू 6 तो हो जाएगा 84। आपका आंसर आने वाला है इनका योग, यानी तीनों संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 84। आंसर कहाँ है? 84 आंसर बी में दिया गया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब भी आपको संख्याएं कोई दी हुई है, देखिए अगर मान लिया 2 है 4 है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनका HCF कितना होगा तो इनका HCF 2 होगा। देखो 2 में इसमें तो है ही 2 और इसमें भी 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 इंटू 2 होते हैं ना तो 4, तो कॉमन होता है। HCF जो है ना कोई भी संख्या दी हुई है उसके लिए हर एक संख्या के लिए कॉमन होता है, वो हर संख्या में होता ही होता है। इस वजह से हमने सबको जोड़ के इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया हमें 84। बी बिल्कुल सही हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, क्वेश्चन है एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ओके, 5 वर्षों में कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र दर्शाए गए हैं। देखते हैं तो वर्ष कुछ इस प्रकार है। ओहो, टेबल नहीं बनी है सही से। तो वर्ष कुछ आपके इस प्रकार हैं, यानी कि आप इनको ऐसे कर लीजिएगा। ये है वर्ष, ये है कला का सिनेरियो, ये है कला वाले, ओके। फिर ये आपके हो जाएंगे, तो फाइनली मैंने आपके लिए टेबल बना दी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, मुझे फिर हटाना पड़ेगा इसको। पूछा गया है 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि 2012 से, तो हमें 2012 नीचे रखना पड़ेगा, 2012 नीचे रखना पड़ेगा डिवाइड में, और फिर 2016 माइनस 2012 करना पड़ेगा, इंटू हमें 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखते हैं आगे। 2012 और 2016 की बात की गई है वाणिज्य में, याद रखना वाणिज्य वाला ये वाला है। तो 2012 कितना है 148, ऊपर कितना रखेंगे 148 माइनस 160 करेंगे तो 168 वाणिज्य में देख पा रहे हैं ना आप। 2016 में कितना है 168 है माइनस 148 इंटू 100 करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो निकालिए इसको, माइनस करेंगे तो 0 से 0, 8 में से 8 गया 0 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, तो 20 बटे आपका आ गया 148 इंटू 100, ओके। जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा आपका 13 इक्वल्स, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ 13.51%, ठीक है। तो आंसर आपका ये वाला आएगा 13.51%। देखते हैं आंसर कहाँ पर है, आप काटते फिरते रहना आराम से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी इज करेक्ट है, सी बिल्कुल इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66 नंबर का है आपका, पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कला, आगे ऊपर हम डायग्राम देख चुके हैं, उसका जो बार ग्राफ दिया गया है, कला, जल्दी करने की कोशिश करें, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के वार्षिक औसत, क्या करना है, जो कला के जो भी छात्र दिए गए हैं उनको सबको जोड़ लेना है और उनका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज जो है ना, एवरेज निकाल लेंगे तो ठीक है। फिर क्या करना है, तथा फिर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के वार्षिक औसत का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर कला के सभी छात्र हम जोड़ लेंगे डिवाइड में, जो भी जितने नंबर होंगे वो 5 हैं तो 5 से कर लेंगे, फिर अनुपात करेंगे हम, और जो भी विज्ञान के हैं, विज्ञान के टोटल जोड़ के डिवाइड में 5 करेंगे, जो भी इनका आएगा वो हम यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखते हैं कला और विज्ञान में कितने हैं। तो ऊपर हम इससे जो हमें दिया गया है डायग्राम, उसको देखते हैं। तो कला में जो, अगर आप कला का देखेंगे यहाँ से, कला में ये वाले नंबर दिए गए हैं, ये वाले, ठीक है। और विज्ञान में ये कला वाले हैं, विज्ञान वाले हैं। तो कला में टोटल जो है ना, कला में टोटल आपके हो जाएंगे, ये आप जोड़ लीजिएगा 329 के अराउंड होंगे, डिवाइड में 5 करना पड़ेगा क्योंकि 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 5,
5 वर्ष हैं, ठीक है। अनुपात में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर विज्ञान में कितने हैं, तो विज्ञान देखिए आप, विज्ञान में लगभग हैं ये 662 मैंने जोड़ लिए हैं और डिवाइड में 5 करना पड़ेगा। जब इसको काटेंगे तो लगभग इसका आएगा 66 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ अनुपात, और इसका 132। देखते हैं आंसर क्या है। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो ऑप्शन आंसर इसमें दिए हुए हैं वो गलत हैं। 66 132 होना चाहिए, 66 इसमें गलत है। 66 तो दिया गया है लेकिन 162 नहीं है। गाइस देखिए, आप क्वेश्चन चाहें तो एक बार रीड कर लीजिए। मुझे क्वेश्चन के जो ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है, तो फिलहाल इसका आंसर इसमें नहीं आ रहा है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे गलती लग रही है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रही है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए 4 विषयों के किस वर्ष में गत वर्ष की कुल छात्रों की संख्या से सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए, इसमें पूछा ये गया है कि जो भी ये वर्ष दिए गए हैं ना, 13, 14, 15, तो इनकी पिछली वर्ष की तुलना में, यानी कि 12 जो 2013 दिया गया है, तो उससे हमें 12 से तुलना करनी पड़ेगी। तो 2012 हम नीचे रखेंगे और ऊपर जो है ना, जितना प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, उस वृद्धि को लिखेंगे हम, वृद्धि को इंटू 100 कर देंगे। तो जो इसमें ज़्यादा सबसे आएगी, हम वही उसको आंसर मान लेंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर है 15 में सबसे ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि मैंने जो है ना इसको आप पहले से कर लिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे आप देखो, इसको 15 का देखेंगे तो 14 से अगर करेंगे तो 15 में टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 15 का टोटल कितना होगा जाके, 14 का टोटल आपका होगा जाके 369, और इसको नीचे रखना क्योंकि इससे तुलना हो रही है। और 15 का आपका टोटल कितना होगा, 15 का टोटल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 418। अब 418 में से 369 को माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वृद्धि पूछा गया है। तो 8, 18 में से 9 गए, 9 बचे, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गए, 4 बचे, तो 49 इंटू डिवाइड बाय 369 इंटू 100 करना पड़ेगा, हमें परसेंट निकालना है। जब इसको काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अराउंड लगभग 13% पॉइंट में कुछ आएगा। ये सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें होगी, तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इतनी वृद्धि किसी में नहीं है। आंसर सी इसका जो है ना, आंसर सी में दिया गया है ना, कौन सा, हाँ 15, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंक विषय अधिकतम अंक, ये क्या दिया गया है, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान 100। मुझे लग रहा है ना ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से खूब करी गई है, मतलब ये टेबल बनाना चाहिए था इन लोगों ने। अनुपम और भास्कर 2 ही लोग दिए गए हैं, ठीक है, और इनके 100 शास्त्र, ये शास्त्र बीच में आ गया, शिक्षा, क्या टेबल दी गई कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब ही है क्वेश्चन है ये। मुझे लग रहा है ना ये टाइपिंग से सही नहीं हुआ है, टाइपिंग इसकी गलत है। सभी छात्रों को मिलाकर अधिकतम अंक किसे मिले हैं, तो अब देखिए, दीपक, चारू, अनुपमा, गरिमा, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ अनुपमा और भास्कर के ही नंबर पता है, इसमें चारू तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो इसके मुझे सारे क्वेश्चन जो ना छोड़ने पड़ेंगे गाइस। देखिए, ये भी उसी का है, तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा चारू को। अब चारू उसमें दिया गया नहीं, मैंने आपको बताऊँ कहाँ से आंसर इसका। नेक्स्ट है सभी छात्रों, तभी सभी छात्र तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो हम सभी छात्रों का औसत कहाँ से बताएंगे, तो इसका जो है ना हमें गलत ही करने, मतलब छोड़ने ही पड़ेंगे। तो आगे देख लेते हैं। फिलहाल ये पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित, हाँ इनको देख लेते हैं क्या है गद्यांश में। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे। घुमक्कड़, देखिए थोड़ा तेजी पढ़ना है इसको, पढ़ने की फास्ट करते हैं। घूमते भटकते वे भारत पहुँचे, और यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के महीने में ही, मतलब छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश में नहीं था। सिर्फ वर्षा में इस स्थान रहते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। 30 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, तक मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रखे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा था, चरम वे चारिक, हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर ले लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में दुनिया और दक्षिण में बोरी द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वतंत्र विचारण के लिए अपने वस्त्र तक त्याग दिए थे और दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया था। वैशाली में जन्म लिया, पापम में शरीर त्याग दिया और जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए मानवों के राह में प्रदर्शन किया। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर
लेकर हिमालय तक समस्त भारत में घूमते रहे। तो इसको सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति और धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रश्नों के से वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। आपको इसको डिटेल में मतलब ऐसे नहीं पढ़ना एक एक अक्षर पढ़ें, सिर्फ आप इसका एक सार ले लीजिए कि इसमें लिखा बताया क्या गया। तो इसमें धार्मिक चीज़ों के, जो बौद्ध के बारे में, जैन और शंकराचार्य जी के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पे क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो इसमें आप देखेंगे आंसर में पावापुरी, इसमें आपको आपके पैरा में ही मिल जाएगा। इसमें इनका आंसर जो जन्म है वो पावापुरी में हुआ था। आपको पैरा में देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो श्रुति धर्म जो है ना वो किस धर्म से रिलेटेड करती है। तो ये जब आप पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आपको इसका जो रिलेशन है वो वैदिक धर्म से बताया गया है इस पैसेज में। आप पैसेज को पढ़ के ही आंसर दें, ठीक है। और इसको बहुत ही डिटेल में ना पढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ अपने आंसर टिक करने के लिए उतना ही पढ़ें। तो श्रुति धर्म का जो रिलेशन है वैदिक धर्म से, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आपके पैरा में लिखा हुआ है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में बताइए कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। आंसर आप दे पाएंगे डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छंद में व्यंजन संधि आप देख पा रहे हैं, स्वच्छ प्लस इंदु हो जाएगा। नेक्स्ट घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ जो है ना वो प्रत्यय लगा हुआ। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये पैरा से ही क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी एज कितनी थी। 35 थी। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पैरा में आपके लिखा हुआ है साफ साफ, आप ऊपर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके शुरू हो गए हैं गाइस, जो है ना वो इंग्लिश के। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है हमसे। सिनोनिम्स पूछा गया है किसका, विली का। तो विली का सिनोनिम्स क्या होता है। तो विली जो है ना, विली मीन्स फाइनली होता है दूध, मतलब बहुत ही बेकार इंसान, बहुत ही चालाक इंसान, इसको बोलते हैं क्राफ्टी। तो यहाँ से आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही, क्राफ्टी इसका सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। तो पैलेस बिल्कुल सही लिखा है, पेडल ठीक लिखा है। पैकेट क्या होता है, पैकेट में PA बनता है, CET, ठीक। तो यही गलत है, आंसर ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है पैंट, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला है क्या पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है। क्या है, अ प्लेस वेयर एंटीक्यूज आर केप्ट। जहाँ पर एंटीक्यूज रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। ऐसा प्लेस जहाँ पर एंटीक्यूज रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम गाइज म्यूजियम बोलते हैं। जहाँ पर एंटीक्यूज वगैरह रखे जाते हैं तो उनको म्यूजियम बोलते हैं। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। फिर हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है। तो क्या है, एक पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट या फिर म्यूजिशियन। एक पर्सन जो म्यूजिशियन या फिर आर्ट में जो है ना एक्सपर्ट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे। उसको पैट्रोन बोलेंगे, इसेंट्रिक बोलेंगे, पैरियाफ बोलेंगे या फिर एमेच्योर बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे एमेच्योर। आंसर इसका आपका होना चाहिए एमेच्योर, यानी कि बिल्कुल मतलब एमेच्योर है, उसको कुछ नहीं आता है। तो आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, द सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो मेटालिक तो गलत लिखा है, यहाँ पर डबल एल आना चाहिए। तो करेक्ट मतलब यहाँ पर करेक्ट कोई शब्द लिखा है, तो मेटली गलत लिखा है क्योंकि डबल एल आना चाहिए। विगोरसली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन में डबल एल आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। कैरिंग में डबल आर आती है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना करेक्ट जो है ना वो है वाइगोर्सली। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन, अच्छा लास्ट है क्वेश्चन, ओह सेशन अपना फिनिश हो गया है। सो गाइस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। और अगर हम हमारे ही लेक्चर आपको अटेंड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। गाइस इन लेक्चर को बार बार आप अटेंड करें और बार बार उनको देखने के पढ़ें सुने और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आएँ। सो थैंक यू गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।